स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर इंडिया में। तो पिछले लेक्चर में हमने बातचीत किया था 16 संस्कारों की बातचीत किया था और उनमें से एक संस्कार था 14वां संस्कार था विवाह। विवाह की चर्चा आज हम करेंगे क्योंकि वैदिक काल में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रम रहा है, उपक्रम रहा है, संस्कार रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे आग्रह है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो उचित लगे आपको अपने माध्यम से। तो शुरू करने से पहले हमेशा के अंदाजे में फिर से एक शेर से शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक वर्ड आएगा सुरखरू। सुरखरू का मतलब होता है कामयाब। तो सुनिए, सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद। सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर में पिस जाने के बाद। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब मेहनत करिए जम के, तभी आपका रंग लाएगा। तो हम बातचीत करेंगे विवाह की। वैदिक पीरियड में विवाह एक समाज का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। और हिस्सा बन चुका था कितने प्रकार के विवाह, पहले सारे प्रकारों को, फिर उनके बाद में इनकी श्रेणियों को देखेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ब्रह्म विवाह की। ब्रह्म विवाह क्या होता है? इस प्रकार का विवाह जो होता था उसमें क्या होता था, लड़की या वधू, लड़की का पिता लड़के को बुलाता था, वर को बुलाता था, बुलाने के बाद में उसको कन्या को सौंपता था। इसमें क्या होता था, लड़की का पिता वर को बुलाता था, जल्दीबाजी में लिख रहा हूं क्या, बुलाता था और उसको सौंपता था। खास बात यह है कि ये समान वर्ण में ऐसे विवाह प्रचलित थे। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, इस तरह से ये परंपरा विकसित थी। तो ये कैसा विवाह था? इसमें क्या करता, लड़की का जो पिता होता था ससुर दामाद को बुला करके लड़की का हाथ थमाता था, देता था, सौंप देता था, वचन लेता था। दूसरे प्रकार के विवाह की हम बातचीत करें तो दूसरा जो विवाह आता है दैव विवाह। दैव विवाह, दूसरा विवाह आता था उसमें क्या, दैव विवाह। देखो वैदिक काल में यज्ञ की परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण थी और कर्मकांड का एक बहुत बड़ा अंग था। यज्ञ पूरा नहीं तो काम पूरा नहीं। तो यज्ञ का बहुत परचम था उस समय। और यज्ञ, जब यज्ञ का इतना महत्व रहेगा तो जाहिर सी बात है तो यज्ञ कराने वाले का भी महत्व रहेगा। यज्ञ कराने वाला पुरोहित जो होता था उसको लड़की का पिता सौंप देता था, उसको दान कर देता था या उसको दे देता था। तो इसमें क्या होता था, जो यज्ञ कराता था, यज्ञ कराने वाले पुरोहित को लड़की सौंप जाती थी। यज्ञ कराए पुरोहित भाई साहब, ब्राह्मण महोदय, या फिर जो भी हम पंडित जी कह देते हैं, पंडित जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ कराने के बाद में महिला के पिता ने, लड़की के पिता ने पुरोहित को सौंप दिया लड़की को। अच्छा एक बात तय है, कोई पुरोहित रहा होगा तो जाहिर सी बात है यज्ञ कराता रहा होगा तो एक तो यज्ञ कराएगा नहीं, जिंदगी भर में बहुत सारे यज्ञ कराएगा। बहुत सारे यज्ञ कराएगा तो बहुत सारी ऐसी संपत्ति मिलेगी, क्योंकि संपत्ति के तौर पर ही समझा जाता था इनको उस समय। तो बहुत सारी संपत्ति मिलेगी, यानी कि बहुत सारे उसके पास में विवाह रहे होंगे। इसका मतलब उस टाइम पर बहुपत्नी विवाह चलता रहा होगा, ये अंदाजा हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये यहाँ पर एक निष्कर्ष निकाला सकता है कि उस समय बहुपत्नी विवाह समाज में चर्चित रहा है। इसके बाद में प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था, लड़की का जो पिता होता था लड़के को अपनी कन्या सौंपता था। और सबसे खास बात यह थी कि इस तरह के विवाह में किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता था।
किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं होता था। लेन देन या दहेज कह लेते हैं उसका दूसरा नाम, दहेज ना करके लेन देन ही ठीक रहेंगे क्योंकि दोनों पक्षों से होता था उस समय। अभी बताएंगे आर्ट्स वाले में लेन देन नहीं होता था किसी प्रकार का, बिना लेन देन का विवाह होता था। और इसमें क्या करता था, पिता लड़की का पिता आशीर्वाद देता था और लड़की को सौंपता था, किसको, वर को। और चौथे प्रकार का विवाह होता था, हाँ इसमें कर्तव्य पालन का वचन लेते थे, साक्षी मानते थे, ये सब चीज़ें होती थी। और चौथे प्रकार का विवाह था कौन सा विवाह, आर्ष विवाह। आर्ष विवाह ये भी एक विवाह का प्रकार होता था। लड़का दहेज के तौर पे लड़की के बाप को, लड़की के पिता को देता था। क्या देता था, बैल देता था, बैल सौंपता था। कौन सौंपता था, लड़का, लड़की लेता था और लड़की के पिता को बैल देता था। तो बैल देने का मतलब क्या, बैल क्या इस्तेमाल क्या कहाँ करते थे, कृषि कार्य के लिए करते थे, कृषि कार्य के लिए, यानी कि उस समय कृषि विकसित हो रही होगी इसलिए कृषि कार्य है। तो ये समाज में लेन देन का एक माध्यम बने कौन, बैल भाई साहब। तो बैल भाई साहब बने तो लड़की लिया, बैल दिया, इस तरह का विवाह होता था। तो ये पहले 4 तरह के विवाह हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो अगले 5वें टाइप में चलते हैं। इसी को आगे थोड़ा रब कर देते हैं, इसी में बता देते हैं। इतने में आ जाएगा, नाम भी लिखे रहेंगे, काम भी हो जाएगा। इसके बाद गंधर्व विवाह की बातचीत करते हैं। गंधर्व विवाह आजकल का लव मैरिज, आजकल का लव मैरिज। प्रेम करते थे लड़की लड़का, युवक युवती क्या करते थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे और प्रेम करके विवाह करते थे। तो इस प्रकार के विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था उस समय। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जी ने लिखा है। किसका लिखा है, शकुंतला का लिखा हुआ है वहाँ पे। उस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, आज अपने आसपास भी देख रहे होंगे, मिल जाएंगे। तो ये गंधर्व विवाह किस तरह का, प्रेम विवाह होता था एक प्रकार का। उसके बाद असुर विवाह, असुर विवाह क्या होता था, असुर विवाह में क्या कहते, लड़का पक्ष होता था या फिर लड़का होता था या फिर कोई व्यक्ति होता था, वो क्या करता था, खरीद लेता था लड़की को, क्या करता था, खरीद लेता था और खरीद के बाद में विवाह करता था, खरीद कर विवाह करता था। इसका मतलब यह है कि उस समय कहीं ना कहीं तो ऐसा था कि जहाँ पर इंसानों की खरीद फरोख्त तो होती रही होगी, तभी ऐसी अवधारणा समाज में आई। थोड़ी मात्रा में रही होगी या ज़्यादा मात्रा में, थोड़ी मात्रा में ही मिलता है, लेकिन खरीद फरोख्त तो होती रही होगी, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके बाद में आता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या करते थे, राक्षस विवाह में अपहरण करके, जैसे रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था, विवाह नहीं किया था अलग बात है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर रहा है, अपहरण करने के बाद उससे शादी कर रहा है, जबरन शादी कर रहा है, तो उसको किस तरह के में रखेंगे, इस तरह के में रखेंगे। या फिर एक राज्य ने दूसरे राज्य को जीत लिया, तो जीतने के बाद में वहाँ की महिलाओं से अगर वो विवाह कर रहा है तो उसको भी इसी प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि पराजित राज्य की महिलाओं के साथ में विवाह करने का जो प्रावधान था उसको राक्षस विवाह के अंतर्गत में हम रखते हैं। लास्ट बचता है पिशाच विवाह या पैशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता था, जैसे कोई मानसिक रूप से विकृत है,
कोई पागल है लड़की, विकृत है, क्षतिग्रस्त है कोई, या फिर वो अपने होश आवास में नहीं, चिंतन में नहीं है, तो उसके साथ में विवाह कर लेना इस तरह की श्रेणी में रखा जाता है। विक्षिप्त लिख देता हूं, विक्षिप्त महिला से या विक्षिप्त लड़की से विवाह कर लेना इस श्रेणी में आता है, इसको पिशाच विवाह बोलते हैं। या फिर इसमें एक और कैटेगरी है, या फिर जबरदस्ती कर रहे हो, कर लिया, तो उनको इस तरह की श्रेणी में रखते हैं। तो हमारे पास में ये 8 प्रकार के विवाह, ये हो गया 6वां, ये हो गया 7वां, वो ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां। तो हमारे पास में कितने प्रकार के विवाह हो गए? 8 प्रकार के विवाह हो गए जो वैदिक काल में मिलते हैं। ब्रह्म विवाह क्या होता था? लड़की का पिता बुलाता था, विवाह कर देता था, ये समान वर्ण में होता था, ये प्रमुख है और ये सबसे उत्तम प्रकार का विवाह माना था उस समय के संदर्भ में। दैव विवाह क्या होता था? दैव विवाह में यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता था उसको लड़की सौंप दिया जाता था, वधू को सौंप दिया जाता था, वो विवाह करता था, उसको रखा जाता था। इसके बाद में बातचीत करते हैं प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता था, लड़की का पिता लड़के से वचन लेता था कर्तव्य पालन का, उसके बाद में विवाह कर देता था। आर्ष विवाह में क्या था? लड़का पक्ष जो होता था, लड़का होता था, लड़की के पिता को क्या करते थे? दान करते थे या देते थे या वस्तु विनिमय करते थे एक प्रकार का। वो क्या देते थे? वस्तु के, लड़की लिया और बैल दिया, ये काम करते थे। बातचीत करते हैं गंधर्व विवाह। गंधर्व का प्रेम प्रसंग है, एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, अच्छा ताल में अच्छा लग रहा है उनको, उन्होंने शादी किया तो उस प्रकार के विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था, इस श्रेणी में रखा जाता था। असुर विवाह की बातचीत करें तो किसी महिला को खरीद लिया, उस प्रकार से विवाह कर दिया। राक्षस विवाह की बातचीत करें, रावण अपहरण कर लिया उस तरह से, या फिर अपहरण करने के अलावा पराजित राज्य की महिलाओं के साथ में विवाह कर लेना, ये दिखाता है कि बहुपत्नी विवाह उस समय था। पैशाच विवाह की बातचीत करें तो विक्षिप्त महिला से या कि जबरदस्ती शादी विवाह कर लेना और संबंध बनाना, ये सब किस में रखा जाता है? पैशाच विवाह में या पिशाच विवाह में रखा जाता है। अब खास बातचीत कर, ये शुरुआत के जो 4 हैं, इन 4 को रखा, देखो मैं अलग अलग लिखा हूं, देखो ये 4 एक तरफ लिखा हूं, ये 4 एक तरफ लिखा हूं। इन प्रकार के विवाहों को कहा जाता है ये उत्कृष्ट प्रकार के विवाह हैं। ये किस प्रकार के हैं? उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाता है इनको, उत्कृष्ट प्रकार के विवाह है, और इनको निकृष्ट या निम्न प्रकार के विवाह कहा जाता था। निकृष्ट विवाह आज के संदर्भ में लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? देखो, लेन देन किसी भी प्रकार के विवाह में हो रहा है तो क्या है? एक प्रकार का विनिमय हो जाएगा और वो किसी भी प्रकार से ये सामाजिक नहीं माना जा सकता है, इसलिए उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। बैल, वो ये वाला बैल दे रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं माना जाएगा। यज्ञ करने वाले पुरोहित को हम दे रहे हैं लड़की को, वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन उस समय के संदर्भ में ये चीज़ें बेहतर थी, क्योंकि सामाजिक परंपराएं होती हैं, समय के साथ में बदलती रहती हैं, समाज की ज़रूरत के हिसाब से बदलती रहती हैं। आज गंधर्व विवाह या प्रेम प्रसंग को उतनी खराब नज़र से नहीं देखते हैं जितना कि आज के कई सदियों पहले देखते थे या कई वर्षों पहले देखते थे, उस तरह से नहीं देखते हैं। गंधर्व विवाह ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, 2 लोगों में तालमेल अच्छा बैठ रहा है, ठीक है, विवाह कर रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी ये तो है निकृष्ट कोट के, मैं इनको खुद कहता हूँ कि खरीद कर विवाह कर रहे हैं, अपहरण करके कर रहे हैं, या विक्षिप्त महिला से विवाह कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें गलत हैं। लेकिन ये गंधर्व विवाह, मैं जैसे बातचीत करूँ तो गंधर्व विवाह के बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। इंडिया के कंटेक्स्ट में शादी और विवाह एक आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। गंधर्व विवाह आज भी एक बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मैं ब्रिटेन का एग्जाम्पल लूँ, अमेरिका का एग्जाम्पल लूँ, वहाँ क्या होता है? लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और एक लंबा समय एक दूसरे को देते हैं, साथ में घूमते फिरते हैं, समझते हैं उनके व्यवहार को, हाव भाव को, सब कुछ जानते पहचानते रहते हैं। उसके बाद में देखते हैं क्या हम लोग अब सेटल कर सकते हैं, अगर एग्री हुए तो ठीक, नहीं एग्री हुए तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे इंडिया में क्या है? इंडिया में चीज़ें दूसरे, हालात दूसरे हैं। यहाँ पे अभी अरेंज मैरिज जाता है, वो एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पहचानते नहीं, एडजस्ट करने में दिक्कतें आती हैं, काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं। वहाँ पे ऐसा, अच्छा कई जगह ऐसा भी देखा जाता है जैसे 1-2 बच्चे हैं, बचपन से ही फ्रेंडशिप में हैं,
बाद में जा कर के उन्होंने डिसाइड किया कि हम शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी जो शादी होती, विवाह होता है, तो वहाँ पे दिखा जाता है कि हम लोग इतने साल से साथ साथ में थे। जब लोग 5 साल या 3 साल के थे, जब 11 साल या 13 साल के थे, 17 साल या 12 साल के थे, जितने भी, तो इस तरह के थे, इस तरह हम लोग पहले मिलते थे। उसको अप्रिसिएट किया जाता है कि ये बच्चे एक दूसरे को लंबे समय से जान रहे हैं, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इनकी और अच्छे तरह से जीवन का निर्वाह करेंगे। हमारे यहाँ अगर विवाह के पहले किसी को देख लिया तो अरे उनकी लड़की उनका लड़का, ऐसा अभी तक चल रहा। हालांकि अब परिवर्तन हुआ है, काफ़ी परिवर्तन हुआ है। मैं बातचीत करूंगा इस प्रकार के विवाह की, और इस प्रकार के विवाह की भी बातचीत करूँ, आर्ष विवाह और असुर विवाह की। इस्लाम में विवाह होता है तो विवाह की एक रस्म होती है, मेहर अदा की जाती है। ये अदा की जाती है लड़के द्वारा लड़की पक्ष को अदा की जाती है। धनराशि होती है या कोई राशि हो सकती है, भौतिक संपत्ति हो सकती है। मेहर अदा किया जाता है शादी में। ये है क्या मेहर, मैं बताता हूँ। हम चलते हैं थोड़ा बैकग्राउंड पीछे चलते हैं। जब इस्लामिक सिलसिला बढ़ रहा था, तो उस समय क्या होता था, महिलाओं को बाजार में बेचा जाता था। एक व्यक्ति ने बोली लगती थी, जैसे मान लिया मैं रुपए से बातचीत कर रहा हूँ, एक अब फिलहाल के लिए उस समय के संदर्भ में मान लेता हूँ कि ये कोई महिला है ये, और वो कोई सामग्री टाइप की है, उसको बाजार में ले गए, बोली लगाते थे, इतनी मुद्राएं, 101 मुद्रा कौन दे रहा है, मान लो एक काल्पनिक नाम देता है मिस्टर एक्स बोली लगाए है 101 मुद्रा, 101 1, 101 2, 101, जैसे तीसरे पड़ोस से दूसरे बोले 110 मुद्रा, 110 1, 110 2, 110, फिर अगर किसी को लगा कि हाँ हम दे सकते हैं, क्या पे बोलते, हाँ ठीक, वो अगली धनराशि देता था। तो ऐसे बोली सेट हो जाती थी, किसी न किसी रेट पर सेट हो जाते थे जो हाईएस्ट पे करता था। हाईएस्ट पे करने के बाद में वो जो धनराशि देता था किसको, बेचने वाले को। जो बेचने वाला होता था, एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है। खरीदने वाले ने बेचने वाले को पैसा दिया, जो पैसा दिया, जो असरफियाँ दिया, जो मुद्राएं दिया, जो संपत्ति दिया, उस संपत्ति को उस समय में हज़रत मोहम्मद साहब के समकालीन में भी ये प्रक्रियाएं थोड़ी बड़ी थी, उसके पहले भी थी। वहाँ की बातचीत करें तो वो जो धनराशि होती थी ये मेहर कहलाती थी। वो मेहर किसको मिलती थी, जो बेचता था उसको मिलती थी। अच्छा ठीक है, जो बेचा, जैसे मान लो मिस्टर एक्स ने खरीदा, मिस्टर वाई से खरीदा, तो मिस्टर वाई को पैसा मिला। लड़की को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। लड़की को क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो ये परंपरा, ये धीरे धीरे अब वो भी जो खरीदा है वो फिर बेचेगा कभी, इस तरह से प्रथा होती थी। बाकायदे सर्टिफिकेशन होता था उसका, तब तक वो अदा नहीं हो सकती है, जिसको फ्री अपने को घोषित नहीं कर सकती है, क्योंकि वो गुलाम मान जाते थे उस समय। गुलाम परंपरा तो हम अपने सल्तनत काल तक देखते हैं, किसके साथ में, इल्तुतमिश के साथ में देखते हैं, कोबाचा के साथ में देखते हैं, मोहम्मद गोरी ने बना रखे थे, वो देखते हैं हम लोग। अच्छा, समय बीता तो ये लोगों के मन में जहन में आया कि हाँ लड़की को क्या है, लड़की को भी एक धनराशि देने का वादा किया गया। मेहर के साथ में थोड़ी धनराशि वो भी दिया जाए कि लड़की बेचने वाले हो सकते हैं, उसके पिता हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, कोई दूसरा हो, या जिसने पालन पोषण किया हो, जिसने खरीदा हो पहली बार, वो हो सकता है। उसके अलावा लड़की को भी कुछ धनराशि मिलनी चाहिए। हाँ, तो एक परंपरा फिर से विकसित की गई कि लड़की को भी कुछ मिलना चाहिए। जो राशि लड़की को दी जाती थी उसको सदाक बोलते थे। मिलती जुलती परंपरा है, क्या बोलते, सदाक। लड़की को जो दिया जाता है वो सदाक हो गया, लड़की पक्ष को जो दिया जाता है वो क्या हो गया, ये मेहर हो गया। हालांकि मेहर आज भी एक रस्म नाम से, परंपरा नाम से चल रही है समाज में, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, अभी चल रही है। तो ये हो गया लेन देन। हालांकि किसी भी प्रकार का विवाह एक संस्था है, मान के चलते हैं कि वो पारंपरिक प्रक्रिया से चलता आ रहा, वो अलग बात है, लेकिन लेन देन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। लेन देन हो रहा है तो एक प्रकार का वस्तु विनिमय हो गया, आप लड़का को या लड़की को वस्तु समझ रहे हैं। तो आई होप ये कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं इसी का दूसरा सेशन। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं।
तो अभी तक जितने प्रकार के विवाह देखे वो क्या थे, उत्कृष्ट थे या निकृष्ट थे, ये उनकी उत्कृष्टता के हिसाब से देखा है, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से देखा गया। अगर हम इनका वर्गीकरण करें इंटर कास्ट मैरिज के हिसाब से, इंटर वर्ण मैरिज के हिसाब से, अंतर वर्ण विवाह देख लेते हैं। अंतर जातीय, और उसको तो अंतर वर्ण ही कहेंगे, अंतरवर्ण विवाह। अंतर जिसके ऐसा विवाह जिनके वर्ण में अंतर हो या जाति में अंतर हो, या अंतर वर्ण का विवाह हो गया अंतर, इंटर कास्ट मैरिज, इंटर वर्ण मैरिज। उस समय होता था, बिल्कुल होता था, क्योंकि कोई किसी को पसंद आ गया तो कोई क्या कर सकता है, वो शादी करेंगे, रहेंगे साथ में। वो एक कहावत है ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। वैसा ही वहाँ भी उस समय भी चलता था। तो समाज में जो हायरार्की बनी हुई थी, कौन सबसे ऊपर था उस समय के संदर्भ में, आज तो कोई ऊपर नहीं है, सब बराबर हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हायरार्की ये टॉप में होता था। उसके बाद ये होता था, उसके बाद ये होता था, उसके बाद ये होता था। किसी काम की प्रायोरिटी में या समाज के अधिकारों में या शासन प्रशासन के हेल्प में, काम में, ये किंग होते थे, ये किंग के ऊपर भी होते थे पुरोहित, राज्य के पुरोहित। कल बताए थे पिछले लेक्चर में, वशिष्ठ और विश्वामित्र के चक्कर में युद्ध हुआ। वैसे तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर शूद्र होता था। मान लो लड़का है, इस तरफ मैं लड़का दिखा देता हूँ बॉय, इस तरफ मैं लड़की दिखा देता हूँ गर्ल। लड़का हुआ ब्राह्मण, लड़की हुई वैश्य, इनकी शादी होगी। ब्राह्मण लड़के का वैश्य लड़की के साथ में शादी हो गई, या क्षत्रिय लड़के की वैश्य लड़की से शादी हो गई, या ब्राह्मण लड़के का शूद्र लड़की से शादी हो गई, या इसके साथ शादी हो गई। यानी कि एक दो मैं कैटेगरी रख लेता हूँ, इस तरह से देखा, या फिर उल्टा कर लें, लड़की ब्राह्मण है, लड़का शूद्र है, लड़की ब्राह्मण है, लड़का क्षत्रिय है, लड़की क्षत्रिय है, लड़का शूद्र है। इस तरह से हो सकता है, दो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। एक कॉम्बिनेशन ऐसा इस हायरार्की में लड़का हायर का हो, लड़की लोअर की हो, और दूसरा लड़की हायर की हो, लड़का लोअर का हो। तो दो प्रकार के हम कंडीशन बना सकते हैं, पहला और ये दूसरा। इसमें क्या है, लड़का उच्च वर्ण का हो और लड़की निम्न वर्ण की हो। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, लड़का निम्न वर्ण का हो और लड़की उच्च वर्ण की हो, यह हो सकता है। इस तरह के विवाह को समाज ने मान्यता दे रखी थी कि लड़का उच्च वर्ण का है तो किसी निम्न वर्ण की लड़की को एक्सेप्ट कर सकता था। इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। क्या बोलते थे, अनुलोम विवाह कहते थे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्राह्मण लड़का है, वैश्य लड़की है, ठीक है। अब बाकी समझते हैं। ऐसा हो जाए कि लड़का निम्न वर्ण का हो, लड़की उच्च वर्ण की हो। वैश्य भाई साहब का लड़का है, गुप्ता जी मान लेते हैं। गुप्ता जी को किसी ब्राह्मण लड़की से मोहब्बत हो गई, मान लो शादी कर लिया। या फिर किसी शूद्र वर्ण का लड़का है, क्षत्रिय वर्ण की लड़की है या ब्राह्मण वर्ण की लड़की है, उससे विवाह कर लिया। तो उस प्रकार के विवाह को हम किस श्रेणी में रखते हैं, इस श्रेणी में रखते हैं।
प्रतिलोम विवाह में रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अनुलोम विवाह हो गए, प्रतिलोम विवाह हो गए, समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी हो गए। ठीक है, चलो ठीक है, उसको मान्यता नहीं देते हैं, समाज में एक्सेप्टेबिलिटी कम है अभी, लेकिन ठीक है। वैश्य लड़के ने क्षत्रिय की लड़की से शादी कर लिया, चलो अच्छा ठीक है, पड़े रहेंगे कोने में कहीं, ठीक है। या फिर इन भाई साहब के लड़के ने इन भाई साहब की लड़की से शादी कर ली तो मान लेते ठीक है। गजब तो तब हो गया जब इन भाई साहब ने इन भाई साहब की लड़की से शादी कर ली, गजब हो गया। अरे शूद्र ने ब्राह्मण वर्ण की लड़की से शादी कर लिया, राम 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 राम, क्या हो गया, गजब हो गया, धरती पलट जाएगी, अब सृष्टि का विनाश तय है। शूद्रों ने ब्राह्मण की लड़की से शादी कर लिया, अब तो धरती का पलटना तय है, सृष्टि का विनाश तय है, विधि के विधान के खिलाफ काम हो रहा है, अकाल पड़ेगा, देवता रुष्ट हो जाएंगे, ऐसी कल्पनाएं। मैं देख रहा हूं आज तक धरती कभी नहीं पलटी है, किसी प्रकार का विवाह रहा हो, चाहे अनुलोम रहा हो, चाहे प्रतिलोम रहा हो, चाहे इंटररेस का विवाह रहा हो, धरती नहीं पलटी है, सृष्टि का विनाश नहीं हुआ है, देवता नहीं रूठे हैं। ठीक है। अच्छा, मान लिया शादी हो गई ऐसी, अब समाज मान्यता नहीं दे रहा है, समाज मान्यता नहीं दे रहा है तो कहा कि ऐसा है, बड़ी मुश्किल में तो इस समाज ने, उस समय के समाज ने शूद्र को थोड़ा बड़ा सोसाइटी में काम देना शुरू किया, काम करवाना शुरू किया, थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू किया। ठीक है, मुश्किल से हुआ। उसके बाद में एक नई व्याधि, अब ये लोग नए आ गए, ये शादी कर लिया, अच्छा क्या बुलाया, पंचायत बुलाया, तुम अच्छा, तुम शूद्र ब्राह्मण लड़की के साथ शादी कर लिया, गजब हो गया, धरती पलट जाएगी। अच्छा ऐसा करो, पूरे गांव को बताया जाता है, पूरे समाज में घोषणा की जाती है कि इन दोनों लोगों को कोई पानी नहीं पिलाएगा, कोई छुएगा नहीं, समाज में बुलाएगा नहीं, दूर से बातचीत करेगा, गांव में नहीं रहेंगे, इनका हुक्का पानी बंद। सुना होगा नाम, जो ग्रामीण अंचल से जुड़े होंगे, हुक्का पानी बंद हो गया, गांव से निकाल दिया गया बाहर, गांव निकाला कर दिया। अब लो, किसी व्यक्ति को समाज से दूर कर देंगे, वो सल्यूशन नहीं होता है किसी चीज का। समाज से दूर कर दिया, समाज से दूर कर दिया तो क्या हुआ, अब उनके तो शादी हो गई, बच्चे भी होंगे, हाँ ठीक, बच्चे हो गए, हुक्का पानी बंद है, किसी मिल नहीं सकते, बीड़ी किसी को पिला नहीं सकते, सिगरेट किसी को पिला नहीं सकते, हुक्का पानी बंद में सब कुछ आता है, बातचीत कर लेते हैं दूर से, वो भी पानी पिला दिया दूर से। छुआछूत का मेन कॉन्सेप्ट शायद यहीं से डेवलप हुआ है, शायद पहले भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन जो अधिक मात्रा में हुआ शायद यहीं से विकसित हुआ, मेरे तजुर्बे से, जहाँ तक मेरे इतिहास की समझ है। अच्छा, उसके बाद अब उनके लड़के हुए चुन्नू मुन्नू, मान लिया ये भाई साहब पी थे, प्रिंस भाई साहब थे, ये क्यू, वो लड़का लड़की बता देता हूँ, पी की शादी हो गई क्यू से, प्रिंस भाई साहब की क्वीन भाई बहन साहब से, या जो भी लड़की है वो नाम, उनसे शादी हो गई, इनकी संतानें हो गई आर, मान लेते हैं नाम है, कल्पना करके दे रहे हैं, कोई नाम क्यों लें, किसी का नाम हो, आप लोगों में से गुस्सा जाओ, कमेंट में गाली वगैरह दो, अच्छा नहीं लगेगा, आर मान लेते हैं, कोई संतान है उनकी, अब बड़े संतान हुए, थोड़ा बड़े हुए, डेवलप हुए, 2-4 साल बाद हो तो उसको चाहिए कि साथ में उसको बच्चे चाहिए सोसाइटी के, तो सोसाइटी की तरफ जाएगा खेलने के लिए, कूदने के लिए, मौज मस्ती करने, उसको क्या पता कि हुक्का पानी क्या होता है,
उसको क्या पता है कि इंटरवर्ण मैरिज क्या होती है, उसको क्या पता है ये सब चीज़ें। तो वो माता पिता समझाते हैं कि उधर नहीं जाना, ठीक है, लेकिन वो बच्चा है, वो जो जाएगा उधर, गया सोसाइटी में खेलने के लिए गया। जैसे ही सोसाइटी में खेलने के लिए गया, पंडित जी के लड़के, छत्री भाई साहब के लड़के, राजपूत जी, वैश्य, बाकी सब लोगों ने कहा अरे वो तो फलनवा का लड़का है, वो का हुक्का पानी बंद है। अपनी स्लैंग में बातचीत करेंगे, स्लैंग मतलब लोकल स्थानीय भाषा में, जो थोड़ा भद्दी भाषा होती है उसमें। अरे वो तो फलनवा का लड़का है, उसका हुक्का पानी बंद है, गांव के बाहर है, चलो 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 वहाँ जाओ, अपने यहाँ खेलो जाके, अपने यहाँ खेलो जाके। छोटा सा बच्चा, क्या पता है। अब वो बच्चा बड़ा होगा, सोसाइटी में रहा नहीं है, तो सोसाइटी के तौर तरीके बहुत सारे विकसित नहीं। वो कहाँ रहा है, जंगल में रहा, गांव के बाहर कुटिया बना के, कुरिया बना के रह रहा है, तो उस तरह से उसका दिमाग विकसित हुआ। उस तरह का दिमाग विकसित हुआ तो किस तरह का होगा वो, उसमें पाशविक प्रवृत्तियों का विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पशुओं के बीच में रहा है, जंगल में रहा है, तो उस तरह की प्रवृत्तियां विकसित होंगी। और जिस व्यक्ति में इस तरह की प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है, मारने काटने की या पशुवत प्रवृत्तियों का विकास होता है, उसको चंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नाम कई बार मिलेगा आपको। कहाँ पर मिलेगा? कई बार मिलेगा। सम्राट अशोक के सेंस में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा? महाजनपद काल में मिलेगा। चंड प्रद्योत नाम से राजा थे अवंती के, वहां पे मिलेगा। अभी चंड की बातचीत करते हैं। वहां चंड प्रद्योत एक राजा है महाजनपद के, अभी चंड। तो उसमें क्या, चंड की प्रवृत्तियां बढ़ जाएंगी, और वो संतानें धीरे 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 क्या हो जाएंगी, उनमें वो चंडता आ जाएगी। और जैसे उनमें चंडता आ गई तो उनको उस तरह के समाज में काम मिलने लगे। ए भाई साहब, हमारी गाय मर गई, उसको फेंक देना। हमारी भैंस मर गई है, उसको फेंक देना। अच्छा इसका चमड़ा छील के भी दे देना, हमको ढोलक मरवानी है, जूते बनवाने हैं। तो उसको उस तरह के काम मिलना शुरू हुए होंगे शायद। खाल निकालना, सींग निकालना, मरे जानवर फेंकना, उस तरह के काम मिले, क्योंकि उसके पास संपत्ति है नहीं, अचल संपत्ति नहीं, जमीन है नहीं, कृषि कर नहीं सकता हो। क्या इस तरह के जो निकृष्ट काम मिले समाज से वही करेगा। इस तरह काम करेगा तो इंसान क्या बनेगा? चंड। और चंड से जब इंसान बना, जिस तरह की कम्युनिटी का विकास हुआ, उस कम्युनिटी को हम एक नया नाम दिए समाज में, चांडाल। ये चांडाल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के भी नीचे। आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितना नीचे होगा सोसाइटी में। इतना नीचे है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबसे नीचे, उसके भी नीचे चांडाल रख दिया गया। महिलाओं को तो कोई बातें नहीं, बहुत नीचे। बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है, सुत्त निपात से जानकारी मिलती है, ग्रंथ है वहां का, कि ये चांडाल जो था इसको 5वां वर्ण कहा गया। कोई कोई बता देता है कि 4 वर्ण के अलावा 5वां वर्ण भी कोई था। हाँ, कौन सा था? हाँ था। कौन सा था? चांडाल था। उस समय इस व्यक्ति को चांडाल किसने बनाया? इसकी परिस्थितियों ने, इसकी अवस्था ने। धीरे धीरे इस काम को जब लोगों ने पैतृक बनाना शुरू कर दिया, समाज ने पैतृक बनाना शुरू कर दिया, तो लोगों ने इसके खिलाफ लिखना भी शुरू कर दिया। और इतना तक लिखा है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अरे चांडाल की गलती क्या है? कोई कहीं भी पैदा हुआ है, उसकी क्या गलती है? कोई बच्चा है कहीं पैदा हुआ, स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ कहीं भी, वो चांडाल हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, वैश्य शूद्र, कुछ भी हो, तो उसकी क्या गलती है? उसके खिलाफ इतना साहित्य लिखा गया, इतना लिटरेचर लिखा गया। अभी तक मेरी जानकारी में चांडाल के पक्ष में कोई भी विशेष लिटरेचर नहीं लिखा गया, सब इसके खिलाफ मिल गए। क्यों? क्योंकि इस इतिहास को जानते नहीं है। वो चांडाल केवल फांसी देने वाले को समझते हैं, या चमड़ा निकालने वाले को समझते हैं, या मारधार काट करने वाले को समझते हैं। इसको बाद में नास्तिक संप्रदाय के उदय के बाद में शूद्रों को और चांडालों को मर्ज कर दिया गया, फिर से वो चौथे वर्ण में शामिल कर लिया गया।
शूद्र बना दिया गया उसको। तो वो जो अनटचेबिलिटी की ज्यादा समस्या जो चांडालों के साथ में थी, सारे शूद्रों के साथ में उसी रेशियो में आ गई, उसी मात्रा में आ गई। पहले थी शूद्र में ऐसा ना कि नहीं थी, कम थी। अब क्या हो गया, वो चांडालों के मर्ज होने की वजह से उसमें अनटचेबिलिटी की समस्या ज्यादा आ गई। तो ये अंतर जाति अंतर वर्ण के जो विवाह होते थे, अनुलोम प्रतिलोम प्रतिलोम विवाह में एक खास तरह के विवाह से पैदा हुई संतानें क्या होती थी, चांडाल होती थी। इनको पांचवा वर्ण कहा जाता था। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। विवाह, वैदिक संस्कृति में विवाह बस इतने तरीके का, और बातचीत विवाह में और भी बातचीत करेंगे, लेकिन वैदिक संस्कृति के सेंस में नहीं। हम मिताक्षरा और दायभाग की बातचीत करेंगे, राजशेखर का और जीमूतवाहन की बातचीत करेंगे जब, तब विवाह के बारे में चर्चा करेंगे, अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। और जब मॉडर्न एज में आते आते हिंदू मैरिज एक्ट तक आएंगे तो वहाँ पर हम विवाह कायदे से बातचीत करेंगे। फिलहाल वैदिक एज में इतना ही, और तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लाइक शेयर ये जरूर करते रहिए। आप प्रदीप भव।